मैं अरविंद सर आपका फिर से अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले अपनी वीडियो में आज का जो पहला वीडियो था उसमें हम चर्चा कर रहे थे विशेषताओं की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी उनकी। अब हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था सामाजिक विशेषता। तो सामाजिक विशेषताओं में हम बात करते हैं कि प्रमुख जो विशेषता थी समाज में उस समय क्या क्या विशेषता रही होगी। आप इसको देखो वर्तमान समय से अगर सामने कर देते हो सामाजिक जीवन या सामाजिक स्थिति जो है ना उसके बारे में, तो चलो बात करते हैं हम सामाजिक जीवन की। देखो समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक था यानी मम्मी जो थी अपनी उसकी ज़्यादा चलती थी। और समाज जो था संभवतः 4 भागों में बंटा हुआ था। चार भागों में विभाजित था। नंबर 1 था पुरोहित। पुरोहित वर्ग। नंबर 2 था व्यापारिक वर्ग। व्यापार प्रधान व्यवस्था तो थी ना। और नंबर 3 थी किसान। और नंबर 4 थी आपकी श्रमिक, हार्ड वर्क करने वाले, जिनका अपने समाज में सर्वाधिक योगदान रहता है। परिवार जो था यानी समाज जो था मातृसत्तात्मक था और वैसे 4 भागों में विभाजित था। जातिवाद नहीं था, बिल्कुल जाति का कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है। संयुक्त परिवार थे। मकान जो थे वो 4 या 5 कमरे एक भवन में बने हुए थे। लगभग घरों में कुएं था। मकान जो थे वो आपके मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर गली में ओपन होते थे। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। केवल एक अपना लोथल वाला जो है वो ही मुख्य सड़क पर ओपन होता था। लोथल जो है वो है गुजरात में। ठीक है ना। और बड़ी मात्रा में हमें मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं वो हमें यहाँ से मिलती है। इसके अलावा लिंग और योनि इनकी ये लोग भी पूजा करते थे। फिर ये बड़े शांतिप्रिय थे। शांतिप्रिय लोग थे, भी लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे। मनोरंजन जरूर करते थे। तो मनोरंजन जो है वो 2 कार्यों से करते थे। एक तो ये शतरंज खेलते थे। शतरंज, एक मुर्गों की लड़ाई। मज़ा आता होगा इनमें। आज भी 2 लोगों को लड़ाने में लोगों को बहुत मज़ा आता है कि इनको लड़ा के हम अपना फ़ायदा रख लेते हैं। तो शतरंज का खेल खेलते थे। मनोरंजन में मुर्गों की ये लड़ाई करवाते थे। ठीक है। इसके अलावा लोग जो थे खान पान में सब कुछ खाते थे, दूध दही मक्खन वगैरह जो हम वर्तमान समय में खाते हैं। और मांसाहारी भी थे। शाकाहारी भी थे। दोनों कैटेगरीज थी भाई। मांस भी खाते थे और शाकाहार जो है अपने अनाज वगैरह जो है ना वो भी ये लोग खाते थे। श्रृंगार प्रेमी थे भाई। महिलाएं जो है ना वो वर्तमान समय में भी फैशन करती है और उस समय भी करती थी। तो लिपस्टिक वगैरह जो है ना वो हमें यहाँ से मिलती है। जो धातु मंजूषा जो बनी हुई है, सौंदर्य प्रसाधन के जो साधन है वो हमें यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण प्रेमी थे। आभूषण पहनते थे, जैसे कान वगैरह में सोना चांदी जो है उनका ये इनको धारण करते थे। हाथ में अंगूठी वगैरह है ना, बिंटी वगैरह जिसे हम कह सकते हैं। तो पुरुष और महिलाएं जो थी वो दोनों आभूषण प्रेमी थे, आभूषण धारण करते थे। और इसके अलावा ये जो है आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आगे हम वैदिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ है, आत्मा व पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे।
इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये लोग एक युग्मित समाधान मिला है। लोथल से तो हमें 3 मिले हैं और कालीबंगा से हमें 1 मिला है। युग्मित समाधान हमें यहाँ से मिला है। इसके अलावा ये जो लोग थे वो मुख्य रूप से जब अंत्येष्टि होती थी, व्यक्ति मर जाता था, मरने के बाद में ये शरीर के जो 3 प्रकार से उस शरीर को दफनाते थे या अंत्येष्टि करते थे, जिनमें 3 थी कि अंतिम संस्कार। भाई वर्तमान समय में की बात करते हैं तो अंतिम संस्कार व्यक्ति जीवन और मृत्यु जो है वो निश्चित शाश्वत सत्य है और ये आत्मा और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। देखो मृत्यु निश्चित है, पहले भी होती थी अब भी होती है। तो अंतिम संस्कार की बात करते हैं तो वर्तमान में की बात करते हैं, हम प्रेजेंट समय की बात करते हैं तो जो हिंदू धर्म है इसमें शव को जला दिया जाता है ना। मोमडन्स जो है वो दफनाते हैं और अपने जोधपुर की तरफ ये विश्नोई वगैरह है ये कई बार जानवरों के लिए छोड़ देते हैं। वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। उस समय की बात करते हैं तो 3 प्रकार से थी। शव को जलाना, दफनाना और पहले शरीर को जानवरों के लिए खुला छोड़ देते थे। जो शरीर बच जाता था उसको या तो जला दिया जाता था या धरती के अंदर दफना दिया जाता था। तो ये 3 तरीके से इनकी जो स्थिति थी वो थी, जिसे पूर्ण समाधिकरण नाम थे इनके, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और अंत्येष्टि। ये 3 तरीके से अंतिम संस्कार इस प्रकार से करते थे। आप वर्तमान समय से थोड़ा सा इसको जोड़ दीजिएगा ताकि आपको समझने में जो है कठिनाई नहीं हो। अब हम बात करते हैं जो आर्थिक जो कंडीशन थी, क्योंकि आर्थिक जो युग होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कैसी भी बात कर लो, देखो साहब जब रिश्ते जो होते हैं ना वो धन से जुड़े हुए होते हैं, है ना। धन जो है तो सब कुछ है। वर्तमान समय में भी जिसके पास पैसा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो धन जो है वो इम्पोर्टेंट था और वर्तमान समय में भी धन की बात करते हैं, लेकिन इस समय धन से ज़्यादा जो व्यापार वगैरह जो होते थे वो वस्तु विनिमय से होते थे। बार्टर, अंग्रेजी में इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम प्रणाली। जैसे मुझे गेहूं की बोरी की आवश्यकता है, खाने के लिए अनाज की आवश्यकता है, तो और मैं किसी व्यक्ति से अनाज ले आऊँगा और मेरे पास गाय है, सामने वाले को अगर गाय की आवश्यकता है या भैंस की या किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, चांदी की आवश्यकता है, तो उसके हिसाब से हम उसको चांदी दे देते थे और उसके बदले जो सामान है, अनाज है, वो ले लेते थे। ये था सामान के बदले, वस्तु के बदले वस्तु, मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। ये है आपका वस्तु विनिमय। सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो व्यवस्था थी कृषि आधारित थी। हालांकि नगरीय थी, शहरों में थी, व्यापार प्रधान थी, लेकिन कृषि होती थी, कृषि आधारित थी। इसके अलावा इसकी बात करते हैं तो अधिशेष उत्पादन होता था, जिसे बड़े बाजारों में और शहरों में बेचा जाता था। यानी हमने बाजरा निकाला, 50 बोरी हो गई, 10 बोरी घर पर रख ली, 40 बोरी हमारे काम नहीं आ रही है, मार्केट गए और बेचकर आ गए। ठीक है। इसके अलावा गेहूं, सरसों, मटर, रागी का ध्यान में रख लेना, ये नाम तो आ ही जाते हैं, लेकिन रागी इसको भी ये उगाते थे। प्रमुख फसलें थी। चावल और बाजरे का इनको ज्ञान नहीं था, ये इंपॉर्टेंट। हालांकि लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये अपवाद ही है, चावल और बाजरे
इनका इनको ज्ञान नहीं था। ये ध्यान में रखना है कि भी अगर ये बात आ जाते हैं। और जो आपका सोर्तगुई था, वहाँ से हमें नहरों के साक्ष्य मिले हैं, जबकि उस समय नहरें नहीं थी। अगर नहरों की ये बात आ जाती है तो नहरों के साक्ष्य जो है हमें सोर्तगुई से मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा और मोटी मोटी इसकी 5-10 बातें जो है वो हम आर्थिक युग की कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि मेलुहा सिंधु को ही कहा जाता था। मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता था, नाविकों का देश कहा जाता था। इसके अलावा दिलमुन एक जगह थी, दिलमुन। वर्तमान की बात करें तो अपना जो गल्फ कंट्री में आता है बहरीन, वो दिलमुन ही था। ये बिचौलिया का कार्य करता था, बिचौलिया दलाल जिसे हम कह सकते हैं, है ना, कमीशन खाता था, बिचौलिए का कार्य करता था। इसके अलावा विदेशी व्यापार भी होता था, राज्य और अंतर्राज्यीय होता था, राष्ट्रीय होता था और विदेशी व्यापार, क्योंकि कई जो मेसोपोटामिया की जो मोहरें वगैरह जो है वो हमें यहाँ से मिलती है, तो विदेशी व्यापार भी होता था। सारगोन अभिलेख में जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसको मेलुहा कहा है। मेलुहा किस में कहा गया है? सारगोन। हाँ, पहले ये बता चुका हूँ भाई मैं। सारगोन अभिलेख मध्य एशिया में है, मध्य एशिया में है ना। इसमें इसको मेलुहा और मेलुहा को नाविकों का देश भी कहा जाता था। ये घोड़ा हाथी से परिचित नहीं थे। देखो, रोजदी में मैंने बताया था आपको, स्थल जो था वहाँ के लोग हाथी पालते थे, लेकिन सिंधु अपवाद कहीं मिल सकता है, हाथी और घोड़ा से परिचित नहीं थे। मंदिरों के साक्ष्य भी यहाँ नहीं मिलते हैं, मूर्तियाँ मिल जाती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली जो थे, हालांकि गाय कभी मिली है। गाय हम वैदिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रिय पशु हो जाता है ना। और यहाँ से कपास की जो खेती थी वो विश्व में सबसे प्रथम जो खेती हुई थी, देखो इसी के नाम पे अपना भारत नाम पड़ा था। कपास जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, कपास की जो खेती थी इसकी शुरुआत सबसे प्रथम और उत्तम क्वालिटी का जो था ना, वो अपने कहाँ पे था? भारत देश में था। और कपास को जो यूनानी जो थे वो सिंधु नदी के किनारे होने के कारण सिंधुस्तान कहते थे, और इनको सैको ये है का बोलते थे, भाई सी को ही बोलेंगे तो सिंधुस्तान से ये हिंदुस्तान हो गया था। और इसी के कारण अपने जो भारतवर्ष है ना, उसका जो नाम है वो क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया था। तो कपास की जो खेती थी वो भारत में सर्वप्रथम हुई थी। ठीक है। इसके अलावा मुख्य बातें हैं कि ये कांस्य का सर्वाधिक प्रयोग करते थे, तो ये जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। प्रथम खेती कपास की यहीं होती है, हाँ यहीं होती है सब। प्रथम खेती जो है वो कपास की भारत में ही होती है, भारत में ही होती है। इसके अलावा मुख्य जो बात है वो ही हम देख रहे हैं। इसके अलावा ये जो है तांबा और टीन बनाकर मैंने बताया था आपको कांसा बनाते थे, कांसे का सर्वाधिक प्रयोग ये करते थे। वस्तु विनिमय व्यापार होता था और ये सोने और चांदी का प्रयोग करते थे। कांसे के साथ ये सोना प्लस चांदी, इन दोनों का ही उपयोग में लेते थे। आभूषण इन्हीं के बनाते थे, है ना। वर्तमान समय में तांबे की तो वैसे कोई इज्जत ही नहीं है, लोग तांबे को समझते नहीं है। पूरी की पूरी जगह जो अपनी प्लास्टिक है वो ले ली है। अब बात करते हैं हम सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हो गई। अब सांस्कृतिक जो बात करते हैं तो सांस्कृतिक में सबसे पहले आती है लिपि। ये जो लिपि थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। चित्राक्षर लिपि थी या गोमूत्राक्षर लिपि भी इसे कहते हैं। सर्वाधिक जो चित्र हैं वो हमें मिले हैं
मछली के लगभग 16, और टोटल जो मिले हैं 436 या इसके आसपास मिले हैं। ठीक है, सबसे अभी तक इस लिपि को पढ़ने का जो कार्य है, लिपि जो है वो पढ़ी नहीं गई है भाई। जिस दिन पढ़ी जाएगी उस दिन हमें आर्य इतिहास में एक अध्याय और जुड़ जाएगा, और ये वैदिक व्यवस्था में जैसे ऐतिहासिक काल में आ जाएगी, अभी ये आधे ऐतिहासिक में आ रही है। किस में आ रही है? आधे ऐतिहासिक में, और उस समय बाद में ये आने लग जाएगी ऐतिहासिक काल में। अगर पढ़ी गई तो पढ़ी नहीं गई है। पढ़ने का प्रयास एक बंधु थे, हालांकि 3-4 थे, महादेवन, आर.डी. महादेवन वगैरह। पढ़ने का प्रयास जो है वो सबसे पहले ये यूपीएससी पूछ चुकी है भी, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था? तो वेडेन महोदय है एक, है ना, उन्होंने सबसे पहले इस सभ्यता को पढ़ने का प्रयास किया था। अब बात करते हैं हम लिपि की। लिपि हो गई। अब हम बात करते हैं मूर्तियाँ एवं मुहरें। मूर्तियाँ और मुहरें, देखो आरएस मेंस वगैरह की, आप पीसीएस वगैरह की अगर तैयारी करते हो तो ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो इनको थोड़ा सा आप डिटेल से अध्ययन आप इनका ज़रूर कर लेना। बात करते हैं मूर्तियाँ। देखो मूर्तियाँ तो बननी शुरू हो गई थी, है ना। वह मुहरें, मूर्तियाँ बनने लगी थी, लेकिन मंदिर जो थे इनके बारे में इनको जानकारी नहीं थी। मंदिर इस समय बनना प्रारंभ नहीं हुआ था। अब मूर्तियों की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से 3 तरह की मूर्तियाँ मिली है। एक तो आपकी मिली है धातु की, दूसरी मिली है मिट्टी की, और एक आपकी मिली है पत्थर की। पत्थर की धातु की तो आपकी देमाबाद से जो मिली है ना, महाराष्ट्र देमाबाद में, वो धातु की मिली है, ये मिली है। इसके अलावा मूर्तियाँ ज़्यादातर जो मिली है वो सैल खड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, और ऐसे ही मुहरें जो है वो भी सर्वाधिक किसकी बनी हुई थी? सैल खड़ी की थी, और सर्वाधिक जो मिली है वो वर्गाकार मिली है। हालांकि सब आकार की थी, लेकिन सर्वाधिक अगर बात पूछी जाए तो मुहरें किसकी बनी हुई थी? सैल खड़ी की बनी हुई थी, और सर्वाधिक मात्रा में जो मिली है वो हमें मिली है वर्गाकार। ये 2 चीज़ें आप इसमें ध्यान रखिएगा। और मोहरों पे जो चित्र था, मोहनजोदड़ो मूवी में था ना, एक श्रृंग जो पशु है, सर्वाधिक चित्र था किसका? एक श्रृंग पशु का। ठीक है, मोहरों पे एक श्रृंगी जो कि सबसे ज़्यादा मिला है भाई, ये मोहनजोदड़ो से मिला है सबसे ज़्यादा। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता का पतन। साथियों एक बात बता देता हूं मैं आपको, जीवन का उत्थान और जो पतन है वो जीवन का शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो उदय होता है वो अस्त होता है। सूर्य भगवान को आप देख लो, सुबह उदय होते हैं फिर शाम को अस्त हो जाते हैं। तो जीवन जो है वो हमें मिलता है, फिर एक समय के बाद में व्यक्ति जो है, जीवन की जो प्रक्रिया है वो ऐसे चलती रहती है, जीवन मृत्यु और जन्म, जन्म मृत्यु जन्म, ऐसे चलती रहती है। तो ये सभ्यता है, इसका भी भाई उद्धार हुआ था, फली फूली थी, और बाद में इसका भी पतन हो गया था। देखो पतन के बारे में हम बात करते हैं, काफ़ी निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी कारण रहे होंगे कि पतन के कारण क्या थे। अनेक विद्वानों में आज भी मतभेद है कि सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था, और काफ़ी बार जो है वो पूछा भी गया है कि भाई ये इस सभ्यता का पतन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन विद्वानों में आज भी क्या है, मतभेद है। लेकिन हम जो मुख्य जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि ये मेंस वगैरह में नहीं पूछते हैं, लेकिन हमें क्या है कि रीट वगैरह में ऑब्जेक्टिव आते हैं, है ना, और ऑब्जेक्टिव में सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार पूछा गया था कि किस इतिहासकार ने ये कहा है कि इंद्र को जिम्मेदार बताया गया है, तो इंद्र को जिम्मेदार बताने वाले थे
कैसी, व्हीलर। तो वैसे ही हम इसके मुख्य मुख्य जो है ना पतन के कारण बताने वाले इतिहासकार, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जॉन मार्शल। जॉन मार्शल और आपका चाइल्ड, ये कहते हैं कि साब सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। किसके कारण हुआ था? आर्यों के आक्रमण के कारण। सॉरी, चाइल्ड नहीं, व्हीलर, ये कंफ्यूज हो गया मैं भी। व्हीलर महोदय और मार्शल महोदय ये कहते हैं, चाइल्ड और मार्शल कहते हैं, मार्शल नहीं थे। मार्शल ये कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ भी। मार्शल ये कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता। चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं, माधव स्वरूप वत्स कहते हैं ये कहते हैं कि नदी का जो मार्ग था वो उसमें परिवर्तन आ गया था। केनेडी कहते हैं कि मलेरिया हो गया था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अभी जो इंपॉर्टेंट है ना वही लिखा रहा हूँ। मलेरिया हो गया था, प्राकृतिक आपदा भी इसे कह सकते हैं हम, मलेरिया को भी। ये तो नेचुरल है। अभी हाल ही में जो वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो कोरोना जो आ रहा है ना, चाइना की वजह से आया था। वर्तमान में पूरे देश को एक जगह स्टॉप, रोक दिया गया था। तो वैसे ही ये माना जाता है, केनेडी महोदय ये कहते हैं कि मलेरिया या प्राकृतिक आपदा जो है, व्हीलर जो है वो कहते हैं कि इंद्र इसके लिए जिम्मेदार था। इंद्र महोदय जो थे ना, या तो अत्यधिक बारिश कर दी होगी, या अतिवृष्टि हो गई होगी, या अनावृष्टि हो गई थी। व्हीलर महोदय कहते हैं कि इंद्र महाराज जो है ना बरसे नहीं थे, है ना, या ज़्यादा बरस गए थे। बरस बरस मरा इंद्र राजा, है ना, तो या तो ज़्यादा बरस गए थे या नहीं बरसे होंगे, ऐसा कुछ रहा होगा। अब एक व्यक्ति और बच गए, अमलानंद घोष, कालीबंगा के खोजकर्ता जो थे ना, अमलानंद घोष। वो कहते हैं जलवायु परिवर्तन अब देख लो, थोड़ा सा ये देख लो कि बच्चा है, व्हील चेयर पर बैठा है, आ रहा है, सामने से आर्य आ गई। तो बच्चा जो है व्हील चेयर पर बैठा है, आर्यों ने आक्रमण कर दिया, ये याद रह जाएगा पहला पतन का कारण। ठीक है, मार्शल वाला याद रह जाएगा। मार्शल बड़ा प्रशासनिक व्यक्ति होता है, क्योंकि एक अधिकारी होता है, और अधिकारी जो होते हैं वो प्रशासनिक व्यक्ति जो है ना, प्रशासनिक अधिकारी, ये मान के चलो। मार्शल जो है वो प्रशासनिक अधिकारी है, ये याद रह जाएगा। फिर अपने गांव में होंगे कोई माधो सिंह जी होंगे, है ना, तो वो कहते हैं अरे भाग जाओ, बहुत तेज पानी आ रहा है, नदी ने अपना मार्ग जो है वो बदल दिया है। तो माधो सिंह जी है ना, वो ये कहते हैं कि नदी ने अपना पानी बदल दिया है। केनेडी जो है वो ये कहते हैं कि साहब मलेरिया हो गई है, भाग जाओ यहाँ से, है ना, प्राकृतिक आपदाएं आ गई है। व्हीलर कहते हैं कि इंद्र राजा बहुत ज़्यादा बरस गए या बिल्कुल नहीं बरसे, और अपना बचा जलवायु परिवर्तन वाला। तो अमलानंद घोष जो है ना, वो ये कहते हैं कि साहब जलवायु जो है वो परिवर्तन हो गई थी। ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पतन के कारण ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि मेंस वगैरह में ये नहीं पूछता है, पर अपना तो क्या चल रहा है, रीट वाला चल रहा है। तो रीट में ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। आप व्हीलर का इंपॉर्टेंट रखो, मार्शल का रखो, और ये चाइल्ड वाला रखो, और ये रखो। एक ही बच्चा है तो आप जो इम्पोर्टेंट है ना वही आप लिख लीजिएगा। देखो, इस विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे, लेकिन हमने जो मुख्य मुख्य हैं वो लिए हैं। अब छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ, एक जो परीक्षा में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और उसके हिसाब से थोड़ा सा आप, ये पसीने की वजह से चौं गीली हो गई और ये पूरा छपी गया है, साफ और नहीं हो रहा है ना। समस्या ही समस्या है जीवन में, है ना। कभी कोरोना की समस्या है तो कभी बोर्ड की समस्या है
है ना, समस्याएं आती है और जीवन में बहुत कुछ हमें मिलता है। देखो हड़प्पा सभ्यता में हमने बात की थी, तो कुछ स्थल तो हमें मिले हैं पूर्व हड़प्पा काल के, पूर्व हड़प्पा काल के, कुछ मिले हैं उत्तर हड़प्पा काल के। हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली थी, बीच की वाली पढ़ ली थी, इससे पहले के कुछ स्थल मिले हैं और इसके बाद में जब ये पतन की ओर अग्रसर थी उत्तर हड़प्पा, है ना। तो पूर्व हड़प्पा वाले स्थलों की हम बात कर लेते हैं। इसमें है कालीबंगा, राखी गड्डी और आपका धोलावीरा। कालीबंगा, राखी गड्डी और धोलावीरा। कालीबंगा है आपकी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, अमलानंद ने घोष की थी। राखी गड्डी जो है वो सबसे बड़ा स्थल है, सीटेट का अब की बार का क्वेश्चन था, हरियाणा में है। और धोलावीरा जो है वो आपका है गुजरात में, एक व्यापारिक नगर भी है ना, अपने प्रधानमंत्री जी है वो भी यहीं के हैं। फिर उत्तर हड़प्पा, तो उत्तर हड़प्पा की हम बात करते हैं, तो उत्तर हड़प्पा की आप दो ही याद रख लीजिएगा, एक और आप लिख लीजिएगा इसमें बनावली, ये भी हरियाणा में है, तो आपका एक सूत्र बन जाएगा। धोलावीरा आप याद रखो। और एक जो आपके महाजन होते हैं, है ना, महाजनों में एक कास्ट होती है काबरा, महाजनों में एक कास्ट होती है काबरा। तो काश से कालीबंगा, वैसे बनावली, रा से राखी गड्डी। तो कालीबंगा, बनावली, राखी गड्डी और एक आप जो होते हैं ना, ये मान के चलो आप लोकल भाषा में सब जानते हो कि धोले और काले, है ना। धोला जो होता है वो सफ़ेद होता है, काला जो होता है वो बिल्कुल वाइट होता है ना। जो मन से काले होते हैं उनका हम कह नहीं सकते। तो कालीबंगा, बनावली, काबरा जो होते हैं ना वो काफ़ी धोले होते हैं। उल्टा मान लो या सुल्टा मान लो, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो काबरा जो थे वो धोले होते हैं। तो कालीबंगा, बनावली, राखी गड्डी और धोलावीरा, ये 3-4 जो है वो क्या है, पूर्वोत्तर हड़प्पा काल के आते हैं। और उत्तर हड़प्पा की बात करते हैं तो मैंने बताया था 2 चीज़ें गुजरात के हैं, दोनों स्थल, रंगपुर और आपका रोजदी, ये याद रह जाते हैं। ज़्यादा रंग डालने से व्यक्ति रोने लग जाता है ना। होली का दिन था और गहरा रंग था, है ना, रंग के टैंक में किसी को रंगपुर को रोना आ गया था, काफ़ी रंग में डाल दिया। तो ये 2 स्थल है, रंगपुर और रोजदी। ये शायद समझ में आ गया होगा। ये सभी निष्कर्ष हम निकाल चुके हैं कि पतन जो है वो निश्चित है। तो थोड़ा सा आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा। ये साथियों आपकी जो सिंधु घाटी जो सभ्यता की जो 4 वीडियो में अपनी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो पूरी हो चुकी है। लगभग मैंने पूरी कोशिश की है कि जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है वो आए हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है लगभग आपका रीट का जो सिलेबस है वो कवर 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आशा करता हूँ पूरे के पूरे आ जाएंगे। फिर भी आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जैसे भी हो स्टडी जो है अपनी लगातार रखिएगा। इसको एक बार सुनने का कोशिश करें और लिखने का, घर पे कॉपी पेन में लिखने का भी प्रयास करें। तो और जो चीज़ें स्थल मुख्य स्थल से हमें यहाँ मिली है, अन्य जो जानकारी है वो है, तो आप उनको थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी जिनके पास मेरे नंबर हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आपको अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कोई भी बात जो है नहीं समझ में आ रही है वो कर दीजिएगा। मैं आपकी जो कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है उनको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। और अपनी एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले आप लोगों ने ये बताया था कि साहब फेस दिखाई नहीं दे रहा है ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड वाला, तो मैंने आप लोगों के लिए ये फिर से मेहनत की है। देखो पूरा का पूरा पसीने में भर चुका हूँ, है ना, गर्मी का टाइम है, लेकिन आपसे बेटर कुछ नहीं है। इसीलिए मेरा यही आपको लिए अच्छा देने का प्रयास रहेगा। और आपसे ही ये आशा मैं करता हूँ कि आप भी अपना रीट भर्ती परीक्षा, आगामी जो रीट भर्ती परीक्षा है उसमें अपना अच्छा देकर सिलेक्शन दोगे और मुझे मिठाई ज़रूर खिलाओगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।